ओम बच्चों, आज हम वसंत भाग 3 के द्वितीय पाठ लाख की चूड़ियाँ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ की विधा कहानी है और इसके लेखक का नाम श्री कामतानाथ है। बच्चों, आजकल आप महाभारत देख रहे होंगे। महाभारत में कौरवों ने पांडवों को लाख के घर में जलाकर मारने की योजना बनाई थी, जिसे लाक्षागृह कहा गया था। ये वही लाख है जिसकी चूड़ियों का प्रयोग भारत में बहुत समय से किया जा रहा है। आज जिस पाठ को हम पढ़ने चल रहे हैं, ये पाठ आपको लाक्षागृह की याद दिलाएगा और लाख के बहुत से फ़ायदे, बहुत से प्रयोग आप अगर चाहें तो इंटरनेट के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। वहाँ आपको पता चलेगा कि लाख का उत्पादन कैसे होता है, भारत में इसकी जानकारी किस प्रकार से थी और कितना लोग इसका पहले प्रयोग करते थे। आइए कामतानाथ जी का जो अनुभव लाख के साथ जुड़ा हुआ है बदलू के माध्यम से, उसे समझते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बच्चों को खेलने और खाने के अलावा और कुछ नहीं सोचता। अगर उन्हें अच्छे से खेलने को मिलता है, भूख लगने पर अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती हैं, तो उन्हें बहुत आनंद आता है और ये दोनों चीज़ें उन्हें छुट्टियों की याद दिलाती हैं। वैसे इस समय आपकी कुछ ज़्यादा ही छुट्टियां हो रखी हैं, लेकिन फिर भी अभी आप उतने आनंद में नहीं हैं। लेकिन यही आनंद अगर आपको आपके नानी के घर या आपके दादी के घर मिलता है, जहां आप खूब घूम सकते हैं, खेल सकते हैं, तो आपका आनंद और बढ़ जाता है। ऐसे ही हमारे लेखक कामतानाथ जी जब अपने मामा जी के गांव में अर्थात अपने ननिहाल में छुट्टियों के दिनों में जाते थे, तो वहाँ पर उनकी भेंट उनके प्रिय बदलू काका से होती थी। देखिए, बदलू को लेखक को मामा कहना चाहिए था, लेकिन वो उसे काका कहा करता था। इसलिए लेखक के बदलू काका बहुत प्रिय थे। क्यों प्रिय थे? क्योंकि वो उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देते थे और ये गोलियां ऐसी थी, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। ऐसे थे लेखक के बदलू काका। बदलू काका का और परिचय। बदलू मणिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत अधिक थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। बच्चों, यहाँ जो अंश मैंने रेखांकित कर रखा है, उसे आप अपनी पुस्तक में भी रेखांकित कर लें और इसे ध्यान से समझें। जो बदलू है वो सभी के लिए चूड़ियां बनाता था, मगर उसे बेचता नहीं था। उसका तरीका क्या था? उसका तरीका था वस्तु विनिमय का। वो चूड़ियों के बदले अनाज आदि वस्तुएं लिया करता था। लोग उसे अनाज के बदले चूड़ियां ले लेते थे। जब किसी को चूड़ियों की आवश्यकता होती तो उससे बदले में वो अनाज दे देता। जो बदलू की आवश्यकता होती उसके अनुसार से वो उसका मोल भाव कर लेता कि जैसे चूड़ियों, अगर किसी को 4 चूड़ियाँ चाहिए तो कितना अनाज लेना है, किसी को 6 चूड़ियाँ चाहिए तो कितना अनाज लेना है, और किसी को दर्जन भर चूड़ियाँ चाहिए, दोनों हाथों की चूड़ियाँ चाहिए, तो सबका अलग अलग भाव होता और बदलू को उतना अनाज मिल जाता। अब वो अनाज गेहूँ है, धान है, दाल है, उसके लिए अलग अलग मूल्य भी कम ज़्यादा होता रहता। कोई अनाज ज़्यादा देना पड़ता तो कोई अनाज कम देना पड़ता था।
लेकिन बदलू का ये जो कार्यक्रम था अनाज लेने का, अपने चूड़ियों का मोल लेने का, वो हर समय एक जैसा नहीं रहता। शादी विवाह के समय पर बदलू का दाम, बदलू का भाव बढ़ जाता था और वो अपनी बात मनवाने के लिए अक्सर जिद पकड़ लेता था। बच्चों, आप अपने घर में बड़ों से अगर पूछेंगे तो आपको पता चलेगा शादी विवाह के अवसर पर ऐसी अनेक रस्में होती हैं जिसमें गांव के तमाम सारे ऐसे प्रजाजनों का, जिनका कि परिवार में खुशियों को बढ़ाने में बड़ा योगदान होता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बड़ा आदर सत्कार करना पड़ता है। यह उनका हक भी है और हमारा उनसे प्रेमपूर्ण जो संबंध है, उनके बगैर हमारी खुशियाँ बेहतर नहीं हो सकती, अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से ही इन खुशियों का, विवाह आदि समारोहों का असली रंग आता है। इसलिए बदलू भी उनमें से एक है, क्योंकि वो मणिहार है और वो चूड़ियाँ बनाता है, और चूड़ियाँ हमारे देश में सुहाग का सबसे बड़ा चिन्ह है। ये बदलू सभी के लिए वहाँ प्रिय है। क्यों? क्योंकि उससे मिलती हैं सबको चूड़ियाँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो बदलू को प्रिय नहीं हैं, और वो कौन सी चीज़ है? वो है कांच की चूड़ियाँ। बच्चों, आपको पता है, जब किसी की रोजी रोटी किसी चीज़ से जुड़ी हो और कोई चीज़ उसे नुकसान पहुँचाए तो उसे बहुत दुख होता है। तो बदलू की रोजी रोटी किससे चलती थी? लाख की चूड़ियों से चलती थी। जब कांच की चूड़ियों ने गांव में पैर पसारना शुरू कर दिया, गांव में स्त्रियां कांच की चूड़ियां जब पहनने लगी, तो बदलू को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई पड़ता था, और वह कांच की चूड़ियां जब किसी के हाथों में देख लेता था तो उसे 2-4 बातें भी सुना देता था। आगे लेखक के प्रेम की ओर दौड़ते हैं। लेखक का प्रेम बहुत सीधा साधा, सरल है। वो एक छोटा बच्चा है, आप जैसा कि देख रहे हैं इस चित्र में, क्योंकि बदलू उसे सिर्फ लाख की गोलियां ही नहीं देता था, वो उसकी बड़ी अच्छी खासी खातिर भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय, यहाँ लिखा है, जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता था, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो, यहाँ साफ लिखा है, आम की फसल में तो लेखक रोज ही उसके यहाँ 2-4 आम खाता था। और आपको पता है, 2-4 आम खाने पर बच्चों का पेट बहुत आसानी से भर जाता है। लेकिन बच्चों, आपको पता है, आपकी रुचियाँ सदैव एक जैसी नहीं रहती। जब लेखक हमारा छोटा था तब उसकी रुचियाँ खेलने और खाने में अधिक थी। लेकिन समय का परिवर्तन होता है और कुछ समय पश्चात लेखक के पिता की दूर बदली हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाता है, और बहुत दिनों बाद वह अपने मामा के गांव आता है। यहाँ ये जो रेखांकित अंश है, इसे आप ध्यान से देखें, आपने पाठ पढ़ भी रखा होगा। लेखक गांव आने के बाद भी बदलू के घर जाने के बारे में विचार नहीं करता, क्योंकि अब उसकी जो रुचि थी बदल गई थी। अब उसकी रुचि लाख की गोलियों में नहीं थी। लेकिन एक दिन बरसात की वजह से उसके मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर जाती है। उसकी कांच की चूड़ी टूटकर कलाई में घुस जाती है। मामा जी उस समय चूंकि घर पर नहीं थे, इसलिए उसकी मरहम पट्टी लेखक को ही करनी पड़ी। तब लेखक को बदलू की याद आई और बदलू के घर जाने का उसका मन हो आया। उसे याद आ गया कि कांच की चूड़ियों का सबसे बड़ा विरोधी बदलू क्यों था। लेखक बदलू के घर पहुंचा। अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। उसका शरीर, उसके घर की रौनक, उसके काम करने का स्थान, सब कुछ लेखक को बदला बदला लगा।
बदलू खांस रहा था। लेखक को शक हुआ कि जैसे उसे दमा है। लेकिन बच्चों, जो बड़े होते हैं वो हर मायने में बड़े होते हैं। बदलू ने लेखक के मन की शंका भांप ली और उसने कहा, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। हम लोगों से तो 4-5 दिन भी देखो खांसी बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन बदलू क्या कहता है कि 2 महीने 2 महीने से आ रही है और 10-15 दिन अभी वो और उस खांसी को सह सकता है। पहले के लोगों की रोगों से लड़ने की क्षमता ही नहीं, उनका दुखों और तकलीफ़ों को जो सहने का दम होता था वो भी हम लोगों से कहीं बढ़कर था। इसीलिए वो जल्दी घबराते नहीं थे और दवाई लेने के बारे में सोचते भी नहीं थे। कुछ प्रश्न लेखक ने बदलू के मन को जानने के लिए पूछे। उसमें एक प्रश्न था, आम की फसल अब कैसी है काका? निश्चित रूप से लेखक को आम बहुत पसंद होंगे और वो बदलू के उदास मन में कुछ खुशियों की लहर भी देखना चाहता होगा, इसलिए उसने यह प्रश्न पहले पूछा। उसके ऐसा पूछने पर बदलू ने अपनी बेटी रज्जो को बुलाया और लेखक के लिए आम मंगवाए। अभी जब लेखक के लिए आम आ रहे हैं तो लेखक की नज़र इधर उधर कुछ ढूंढ रही है और ऐसे में उसने दूसरा प्रश्न पूछा, गाय तो अच्छी है ना काका? बच्चों, यहाँ लेखक के प्रश्न करने के तरीके से हम यह भी सीखते हैं कि हमें किसी के मन की बात जानने के लिए हमेशा सरल और प्रिय तरीके का ही प्रयोग करना चाहिए। हमेशा उससे मीठी वाणी में ही बातें करनी चाहिए। ऐसी कोई बात उससे नहीं कहनी चाहिए। किसी के मन की भाव, किसी के मन की पीड़ा, उसका अंदाज़ा लगाते हुए उससे ऐसे ही प्रश्न करने चाहिए जिससे कि उसे बिल्कुल भी चोट न लगे, उसके मन को बिल्कुल भी धक्का न लगे। ऐसे ही देखो, लेखक पूछ रहा है, गाय तो अच्छी है ना काका? अब बदलू का निराशापूर्ण जवाब देखिए, गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? इस पंक्ति में बदलू का सारा दर्द हम समझ सकते हैं। बच्चों, उसका व्यवसाय, उसके आमदनी का साधन, सब कुछ अब ठप पड़ गया है। अब कोई लाख की चूड़ियाँ नहीं खरीदता। सारे गांव के लोग अब कांच की चूड़ियाँ पहनने लगे हैं और इस तरह गांव में चलने वाला ये जो कुटीर उद्योग था, ये जो छोटा मोटा कारखाना था, जिसके माध्यम से न सिर्फ मनिहार बल्कि बहुत से हमारे शिल्पकार अपना जीवन यापन करते थे, वह ठप पड़ गया है और बहुत सारे लोग धीरे धीरे बेरोजगार होते गए। बदलू उन सभी का प्रतीक है, उन सभी का प्रतिनिधि है। कामतानाथ ने इस बदलू के चरित्र के माध्यम से, इसके किरदार के माध्यम से हमें उन सब की ओर ध्यान आकर्षित कराया है। हमारा ध्यान उस ओर मोड़ा है। थोड़ी देर बाद बदलू की बिटिया रज्जो आम लेकर आती है। लेखक अब बड़ा हो गया है, इसलिए उसने कहा, इतने आम कहाँ खा पाऊंगा? तो 4-5 आम लेकर के रज्जो ने अंजलि में लेखक की ओर जब अपने हाथ बढ़ाए तो उसकी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ देखकर लेखक को लाख की चूड़ियों के सौंदर्य का आज पहली बार बड़े ही करीब से आभास हुआ है। लेखक अब बड़ा हो चुका है, वो सौंदर्य को, सुंदरता को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहा है। बच्चों, हम सभी अपने जीवन में धीरे धीरे एक नई समझ विकसित करते हैं
समझते हैं और जिन चीज़ों को हम समझते हैं वो हमारे साथ सदैव पूरे जीवन भर हमारा मार्गदर्शन करती रहती हैं। इसलिए आपको भी यहाँ समझना है कि लेखक कितनी सूझबूझ के साथ अपने बदलू काका के दुख को बिना बढ़ाए उनके पास अपना वक्त बिता रहा है और अपने बीते हुए समय को भी याद कर रहा है। लेखक बहुत कुछ नहीं कर सकता था। वह अपने बदलू काका को कोई ढांढस भी नहीं बंधा सकता था, क्योंकि वो बच्चा है भी। इसलिए उसने आम खा लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात वो वापस लौट गया। लेकिन उसे मन में एक विश्वास है, बदलू हार जरूर गया है, परंतु उसने हार मानी नहीं है। और जब तक कोई हार माने नहीं तब तक वास्तव में वो हारता भी नहीं है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व तो कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। बच्चों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और बदलू अभी मन से जीता हुआ है, जीवित है। लेखक को इस बात का पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन वह फिर से इस रोजी रोटी की लड़ाई को जीत कर दिखाएगा। वह हारने वाला व्यक्ति नहीं है, वो जीतने वाला व्यक्ति है। वह निश्चित रूप से अपनी लड़ाई को लाख की चूड़ियों की तरह अटूट बनाएगा और उसका जो व्यक्तित्व है वो सदैव लेखक की नज़र में अपराजेय था, अविजित था, अजेय था। इसलिए लेखक बदलू को बहुत श्रद्धा के साथ याद करता है। हमें भी इस कहानी से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे आसपास जो लोग छोटे छोटे काम करके, छोटी छोटी चीज़ें बना करके हमारे लिए उपलब्ध कराते हैं, उनको हो सके तो उनकी असली मजदूरी देकर, उनकी उचित मजदूरी देकर उनका प्रोत्साहन करना चाहिए, उनसे चीज़ें खरीदनी चाहिए, ताकि हमारे देश का यह कुटीर उद्योग चलता रहे। ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी आधारशिला है। इनका चलते रहना, इनका जीवित रहना हमारे देश की समृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सभी को यह पाठ ज़रूर समझ में आया होगा। इसे एक बार फिर से पढ़ें और जो अंश यहाँ रेखांकित किए गए हैं उनको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें। धन्यवाद।